सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड गाइस, इस एपिसोड में सच में मज़ा आने वाला है। एंड पिछले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जो कि शायद इस एपिसोड को और भी ज़्यादा सस्पेंसफुल बना देगा, क्योंकि जो पिछले एपिसोड में हुआ वो चीज़ें इस एपिसोड में कहीं ज़्यादा होने वाली हैं। एंड जो मोहिता है एंड इससे रिलेटेड एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू एपिसोड को। लेट्स स्टार्टिंग दिस एपिसोड एंड सच में मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वो मोहिता के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहां वो उसे कहती है डर है कि कहीं धनंजय को कुछ हो न जाए। मोहिता ने कहा, मैं तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ करो। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मुझे सर की फिक्र है। मुझे डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। मोहिता की ये बात सुनकर आहान हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। जब वो उनसे मिला था तब तो वो काफी शांत लग रहे थे, इसलिए उनके लिए इसको छुपाना काफी आसान था। उनका टेम्परामेंट भी सही था, पर उसने कुछ सोचा। वो एक मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उनके लिए इसको छुपाना काफी आसान था। उसने मन में सोचा, मतलब सर शायद वैसा प्रिटेंड कर रहे थे। धनंजय के बारे में ऐसा सोचकर वो तुरंत घबरा गया। उसने मोहिता से पूछा, तो तुम क्या कहना और क्या करना चाहती हो? मोहिता ने कहा, मैं और तुम हम दोनों ही कुछ नहीं कर सकते हैं। एक रात में सर बिल्कुल बदल गए हैं। इस एक चीज ने उन्हें झिझोड़ कर रख दिया है और उनका स्पिरिटेड और एनर्जी भी खत्म हो गई है। इसके आगे दोनों ने बात नहीं की। वो किसी की मौत के बारे में बात कर रहे थे और जिसके बारे में बात कर रहे थे वो इंसान उन दोनों के लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक दिन सबको मरना था, पर धनंजय की मौत के बारे में सोचकर दोनों को बहुत अजीब लग रहा था। धनंजय ने एक बार आहान से कहा था कि मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल लोगों की सेफ्टी और पीस के लिए करना चाहिए, पर आहान ने इस बात को कभी माना ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब पुराने जमाने में होता था। वो मार्शल आर्ट सिर्फ अपनी सेफ्टी और शौक के लिए सीखा करते थे। अचानक से मोहित ने पूछा, तुम मुंबई में कब तक हो? आहान जानता था कि वो ऐसा सवाल क्यों कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि धनंजय को कभी भी कुछ भी हो सकता था। उसने कुछ सोचा और कहा, हाँ, मैं अभी कुछ वक्त यही हूँ। ऐसा करने का आहान का प्लान नहीं था, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहिता ने कहा, अच्छा है, सर के पास वाला घर मेरा है। अगर तुम वहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो। आहान ने कहा, दोपहर में मुझे काम है, वहाँ से फ्री होने के बाद मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। दोनों बहुत आराम से बात कर रहे थे। मोहिता को घर ड्रॉप करने के बाद आहान उससे कुछ बात करना चाहता था, पर उसे लगा कि जब वो रात को आएगा तब ही बात करेगा। जैसे ही वो जाने लगा, मोहिता ने उसे रोका और कहा, अगर तुम यहाँ नहीं करना चाहते हो तो मना कर सकते हो। आहान ने कहा, मैं यह अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मोहिता ने कहा, ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। इसके बाद आहान दिशा से मिला। धनंजय की हालत की वजह से आहान का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उससे कोई बात नहीं की। दिशा ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया। दोनों ने मार्केट से अच्छे लॉक खरीदे और फिर दिशा की बिल्डिंग में आ गए। शॉपिंग तो बहुत आराम से हो गई थी, पर जैसे ही वो दिशा की बिल्डिंग के सामने पहुंचे, उन्हें विकास के साथ जो मोटा आदमी था वो दिखाई दिया और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। आहान को देखकर वो लोग वहां से भागने लगे, पर वो बहुत मोटा था, इसलिए आहान ने उसे पकड़ लिया। उसका कॉलर पकड़ने के बाद आहान ने पूछा, वो बेशरम विकास कहाँ पर है? उस मोटे आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। विकास सर कहाँ है इसके बारे में मैं नहीं जानता। आहान ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, मुझे लगता है कि मैं इस पर भरोसा करूंगा। वो मोटा आदमी बहुत घबरा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि आहान उसे सस्ते में ही नहीं छोड़ेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो विकास को क्या समझाएगा और कैसे समझाएगा, और पहले आहान से कैसे बचेगा। उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता, मुझे जाने दो। वैसे भी मुझे यह सब करने के लिए फोर्स किया गया था।
इसलिए उसने उसकी पीठ पर मुक्का मारा। उस आदमी को दर्द हुआ और वो अपनी पीठ पकड़कर बैठ गया। आहान उसे आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसे लगा कि शायद विकास दिशा के घर में होगा, इसलिए उसने उसका कॉलर पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। दिशा भी इन लोगों को वहां देखकर डर गई और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो आहान के पीछे चलने लगी। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और वो लोग उसके फ्लोर पर जाने लगे। वो मोटा आदमी जानता था कि विकास उन्हें वहीं पर मिलेगा और अगर उसे पता चल गया कि आहान को वहां पर कौन लाया था तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो लगातार आहान से उसे छोड़ने की भीख मांग रहा था। उसने कहा, वो ऊपर है, प्लीज मुझे जाने दो। भले ही उसने पहले सब कुछ सच बता दिया था पर अब कोई फायदा नहीं था। वो लोग दिशा के घर पहुंच चुके थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला उस मोटे आदमी की सारी जान निकल गई। वो बस उम्मीद कर सकता था कि अब विकास उसकी बात सुन ले। वो लोग जैसे ही दिशा के घर के सामने गए उन्हें कुछ लोग नजर आए। दिशा और आहान पहचान गए थे कि ये वही लोग थे जो उस दिन उनका रास्ता ब्लॉक कर बैठे थे। उनमें से किसी एक ने उन तीनों को देख लिया था। आहान को देखकर एक आदमी डर के मारे चिल्लाया, विकास सर। विकास जो अंदर था ने जब यह बात सुनी तो वो धीरे से मुड़ा और उसने कहा, क्या हुआ? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं? जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि वहाँ पर आहान खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर विकास पैनिक करने लगा क्योंकि वो जानता था कि आहान कितना पावरफुल था। उसकी नजर उस मोटे आदमी पर गई जो इस वक्त जमीन पर पड़ा था और दर्द में कराह रहा था। विकास कोई भी कदम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने कहा, यहाँ पर अच्छे से देख लो, बहुत सारे लोग हैं, तुम इनसे नहीं लड़ पाओगे। आहान ने जब देखा कि वो बहुत घबराया हुआ था तब उसने कहा, तुम बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विकास ने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अंदर जो लोग थे वो बाहर आ गए थे। सबको देखकर आहान ने कहा, तुमसे जो मुझे जो बचाएगा कि वो घर में कैसे घुसा, तुम में से जो मुझे बताएगा कि वो घर में कैसे घुसा और ताला कैसे तोड़ा, मैं उसे जाने दूंगा। इसके बारे में यह मोटा अच्छे से जानता है। कुछ लोग बहुत डर गए थे और आहान को सच बताना चाहते थे पर विकास की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस विकास के इशारों पर चल रहे थे। आहान समझ गया था कि उनके मुंह से कुछ भी निकलवाना आसान नहीं है। उसने कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे वहां आना पड़ेगा, तुम लोग तैयार हो? ये बोलकर जैसे ही आहान ने एक कदम आगे लिया वो 3-4 कदम पीछे हो गए। उनमें से किसी एक ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ऐसे लड़ना कानून को हाथ में लेना है? ये बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। वो लोग गुंडे मवाली थे फिर भी कानून की बात कर रहे थे। आहान भी नहीं रुका था और आगे बढ़ता रहा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो लोग पीछे जा रहे थे। अब पीछे दीवार आ गई थी इसलिए वो और पीछे नहीं हट सकते थे। विकास ने कहा, डर क्यों रहे हो? हम इतने सारे लोग हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलने के बाद उसने अपने 2 आदमियों को आगे धकेल दिया। जब वो आहान के सामने आए और उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो बहुत डर गए। पर अब वो आहान के इतना पास थे कि उनके पास उस पर अटैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उनमें से एक ने आहान को गाल पर थप्पड़ मारा और फिर खुद भी बहुत डर गया था। वो थप्पड़ धीरे नहीं था पर आहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे थोड़ा तो जरूर फर्क पड़ता। इसके बाद आहान ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। उसने उन दोनों को एक एक करके लात मारी तो वो लोग 1 सेकंड में ही जमीन पर पड़े थे और रो रहे थे। विकास को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी हार गए थे। उसने उन दोनों आदमियों को देखा पर वो उठने के लायक भी नहीं रहे थे। वो डर गया था और उसने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर आहान किसी को नहीं छोड़ेगा। आहान अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। तब उसने कहा, अटैक करो। इतने लोगों का एक साथ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर कोई भी हिलने के लिए तैयार नहीं था। जमीन पर 3 लोगों को पड़ा हुआ देखकर वो बहुत डर गए थे। जब विकास ने देखा तब उसने एक आदमी को आहान की तरफ धक्का दे दिया। उसने कुछ नहीं कहा और फिर वहां से भाग गया। आहान अब उन लोगों से डील नहीं करना चाहता था। उसका सीधा निशाना विकास था। आहान इन लोगों से डील नहीं करना चाहता था। उसका सीधा निशाना विकास था।
आहान विकास के पास आया और उसने उसे मारना शुरू किया। ये देखने में बहुत खतरनाक था। दिशा जो दुबक कर साइड में खड़ी थी वो बहुत डर गई थी। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। विकास बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। आहान उसे अभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उसे इतना मारा कि वो दर्द से बेहोश हो गया। उसकी सांसें अभी चल रही थी, इसलिए वो जानता था कि वो अभी जिंदा है। अपने लास्ट अटैक के बाद आहान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग अब उठ सकते हो। बेहतर होगा कि उठ जाओ और इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो इसका हाल किया है। जब बाकी लोगों ने यह सुना तब वो बहुत डर गए। उन्होंने देखा कि आहान ने विकास को कैसे टॉर्चर किया था। वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए दर्द में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को संभाला और विकास को लेकर वहां से चले गए। दिशा सब कुछ बहुत हैरानी से देख रही थी। वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था, पर दिशा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे आहान ने सबको मारा था और वो कैसे विकास को टॉर्चर कर रहा था। ये सब करते हुए आहान के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बहुत काम शांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान क्या था और कौन था। जब आहान ने देखा कि दिशा इतना घबराई हुई है तो उसने कहा, सॉरी, मेरी वजह से आप इतना घबरा गई। आहान की आवाज सुनकर वो अटकते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। दिशा भले ही यह बात कह रही थी, पर वो जानता था कि दिशा अभी अपने होश खो बैठी थी। उसने उसे शांत होने दिया। दिशा चेयर पर बैठ गई और आहान घर का लॉक चेंज करने लगा। लॉक चेंज करने के बाद उसने दिशा से कहा, उन लोगों ने आपके फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। अब इस चाबी का ध्यान रखना। लॉक चेंज हो गया है, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। काफी देर बीत जाने के बाद अब दिशा रिलैक्स हो गई थी और उसने आहान से डर नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आहान ने उसके लिए क्या किया था। उसका दिल पूरी तरह से भर चुका था। वो आहान को देख रही थी। दिशा के दिल में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। क्या वो अपने दिल की बात आहान को बताएगी? दिशा आहान से कुछ कहना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और कैसे बोले। बहुत सोचने के बाद उसने आहान से कहा, क्या आप डिनर के लिए रुकेंगे? बाहर लगभग शाम हो चुकी है और आहान को मोहिता के पास जाना था, इसलिए उसने कहा, नहीं, फिर कभी। दिशा उसे थैंक यू बोलना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे बोले। जब दोनों के बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा तो आहान वहां से चल जाने लगा। दिशा भी उसके पीछे जा रही थी, पर आहान ने उसे रोका और कहा, आपको मुझे गेट तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। दिशा उसकी बात मान गई। आहान ने सोचा कि अब विकास दिशा को परेशान करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसने उसके साथ आज जो किया था वो उसे सबक सिखाने के लिए बहुत था। इसके अलावा लॉक भी चेंज हो गया था और आहान ने दिशा को वार्निंग भी दे दी थी। अभी तक देर रात नहीं हुई थी, इसलिए आहान सीधा मोहिता के पास आ गया। मोहिता भी उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने आहान को देखा तब उसने कहा, सर सो गए हैं। वो हमेशा इस टाइम पर वॉक पर जाते हैं, पर आज वो थक गए इसलिए सो गए। आहान समझ गया था कि मोहिता यह बताना चाह रही थी कि धनंजय कितने कमजोर हो गए हैं कि वो वॉक पर भी नहीं जा सकते। मोहिता ने यह बात बहुत नॉर्मली बोली थी, पर अगर कोई और सुन लेता तो उसे बहुत बुरा लगता। मोहिता ने आहान को बताना शुरू किया, यह मेरा घर है और मैं ऊपर रहती हूँ। तुम्हें ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत का सामान नीचे है। अगर तुम्हें भूख लगे तो किचन में सब सामान है, तुम खुद खाना बना सकते हो। बोलते बोलते मोहिता रूम में जाने लगी और उसने अचानक से मुड़कर आहान को देखा और कहा, तुम अकेले आए हो? आहान ने क्यूरियसली पूछा, क्यों, किसी को लेकर आना था क्या? मोहिता आहान को बहुत अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। उसने सोचा कि आहान अपने साथ कुछ सामान क्यों नहीं लाया था। उसने सवाल नहीं किया बल्कि कहा, फॉरगेट इट। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ पास में मार्केट है, वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सुबह जाकर ले लेना। आहान ने कहा, हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। इसके आगे उसने आहान से इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, अगर हो सके तो सर से मत मिलना, मुझे लगता है कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहते। आहान मोहिता की बात मान गया
वो जानता था कि धनंजय की ऐसी हालत की वजह कहीं न कहीं वो ही था। उनकी यह हालत उससे मदद मांगने के बाद हुई थी, इसलिए वो खुद भी उनके सामने जाकर उनके जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहता था। उसने कहा, मैं ध्यान रखूंगा। मोहिता ने कहा, अच्छी बात है, अभी के लिए तो मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा है, पर अगर कुछ ध्यान आया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। आहान ने कहा, चिंता मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा, ओके। यह बोलकर वो वहां से चली गई और आहान भी बाथरूम में चला गया। जब वो बाथरूम में से वापस आया तब उसने देखा कि मोहिता लिविंग रूम में बैठी थी और टीवी देख रही थी। टीवी पर कोई सीरियल चल रहा था जिसे मोहिता बहुत ध्यान से देख रही थी। आहान उसके पास जाकर बैठ गया। मोहिता को इसका एहसास हो गया था, पर उसने कुछ कहा नहीं। आहान ने कुछ नहीं बोला और उसके साथ सीरियल देखने लगा। जब सीरियल खत्म हुआ तब उसने कहा, तुम्हारे और सर के बीच में क्या रिश्ता है? जब मैं कुछ साल पहले उनसे मिला था तो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना था। वो मोहिता के बारे में जानना चाहता था, पर उसके और धनंजय के बीच की शर्त की वजह से किसी ने उसे मोहिता से इंट्रोड्यूस कराना सही नहीं समझा था। उसने तब तो कुछ नहीं पूछा था, पर अब अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया। उसे सिर्फ उसका नाम पता था। मोहिता अभी भी टीवी देख रही थी और उसने बिना आहान की तरफ देखे कहा, सर और मैं तुम्हारे उनसे मिलने के बाद मिले थे, इसलिए तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। आहान इतनी बात से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए उसने आगे पूछा, पर तुम सर से कैसे मिली? मोहिता ने आहान को घूरा जैसे वो उसे चुप होने के लिए कह रही हो, पर आहान ने उसके एक्सप्रेशन को नजरअंदाज किया और उसे जवाब की उम्मीद के साथ देखने लगा। यह देखकर मोहिता ने कहा, और जिन लोगों को उनसे पैसे लेने थे उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। यह एक बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी स्टोरी थी। आहान ने आगे पूछा, तो क्या सर ने तुम्हारी मदद की थी? मोहिता ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने टीवी का चैनल चेंज कर दिया था और अब उसका सारा ध्यान अगले सीरियल पर था। आहान के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। उसने सोचा कि मोहिता शायद झूठ बोल रही है। हो सकता था कि वो धनंजय की बेटी थी जो बहुत वक्त बाद उनसे मिली थी, या फिर शायद कोई उसे उनके पास छोड़कर चला गया था। आहान को किसी सिंपल स्टोरी का विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी लाइफ में इतने ड्रामे थे और इसमें भी कुछ तो अलग होना चाहिए था। वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। जब अचानक से मोहिता ने उसकी तरफ देखा तब वो आहान का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर हैरान हो गई। उसने तुरंत पूछा, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है? आहान ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मोहिता ने नाखुश होते हुए कहा, तुम्हारे एक्सप्रेशन तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें लग रहा है कि यह बात बहुत सिंपल है और तुम्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आहान को लग रहा था कि ऐसे ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड कोई स्टोरी इतनी सिंपल तो नहीं हो सकती। वो बस इस बात को डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता था, पर वो मोहिता की बात से सेटिस्फाइड भी नहीं था। उसने कहा, सच में कोई बात नहीं है। मोहिता ने हिचकते एंड झिझकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान ने नहीं सोचा था कि वो उसकी बात को इस तरह लेगी, पर जब उसने अगली बात बोली तो वो हैरान हो गया। मोहिता ने कहा, मैं तब तक कहानी सुनाती रहूंगी जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। आहान अपने बेड पर लेटा और वो आज अच्छे से सोना चाहता था, पर आधी रात को उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो अचानक से उठा और उसने सोचा कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, पर आवाज तेज थी इसलिए आहान उठकर ही पता कर सकता था। जब वो बाहर आया तो वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, बस बाथरूम की लाइट्स जल रही थी। उसने ऊपर देखा पर वहां अंधेरा था, इसलिए उसने सोचा कि मोहिता तो नहीं आई थी। वो बहुत ध्यान से आगे जा रहा था। जब वो बाथरूम के पास पहुंचा तो अंदर से किसी के नहाने की आवाज आ रही थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो और मोहिता वहां पर नहीं थे तो तीसरा कौन था। क्या वहां पर कोई और भी रहता था जिसके बारे में मोहिता ने उसे बताया नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से किसी की आवाज आई, दीदी मैं ही हूँ, आप इतनी रात को क्यों जाग रही हो, जाकर सो जाओ। आवाज एक लड़की की थी जो मोहिता
नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मोहिता की बहन थी। आहान ने सोचा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इसलिए वो बिना बोले वहां से जाने लगा। पर जब वो आधे रास्ते पर ही पहुंचा तब बाथरूम का दरवाजा खुल गया। जैसे ही आहान ने पीछे मुड़कर देखा वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी। उसने बस टॉवल लपेटा हुआ था। अनजान लड़के को देखकर वो बहुत घबरा गई और बाथरूम में छिप गई। आहान को यह देखकर बहुत हैरान था। चिल्लाने की आवाज की वजह से मोहिता भी बाहर आ गई। उसने देखा कि बाथरूम की लाइट्स जल रही थी और आहान बहुत हैरानी से उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा क्या हुआ। आहान ने उसे देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने बस बाथरूम की तरफ इशारा किया। जब आहान ने कुछ नहीं कहा तो मोहिता बाथरूम के पास गई और उसने देखा कि उसकी बहन अंदर थी। उसने पूछा, महक क्या इसने कुछ किया है? इसने तुम्हें बुली करने की कोशिश तो नहीं की ना? उस लड़की का नाम महक था। मोहिता नहीं जानती थी कि वो क्यों चिल्लाई थी। आहान सोच रहा था कि वो बाहर आकर क्या बोलेगी। वो नहीं चाहता था कि रात के इस वक्त वो लड़की कोई ड्रामा क्रिएट करे। कुछ देर बाद महक ढंग के कपड़े पहनकर बाहर आई और उसने कहा मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो आहान को घूरने लगी और उसे देखते देखते ऊपर चली गई। मोहिता को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, इसलिए वो भी ऊपर चली गई और उसने कोई भी सवाल नहीं किया। आहान भी वापस अपने रूम में चला गया। सुबह जब वो उठा तब दोनों बहनें डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। उनकी डिस्कशन का टॉपिक आहान था। जब उन्होंने उसे आते हुए देखा तो वो चुप हो गईं। आहान ने पूछा, तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मोहिता ने कहा, गर्ल्स की प्राइवेट बातें हैं, तुम्हें जानना जरूरी नहीं है। आहान जानता था कि मोहिता सच नहीं बोल रही है, पर इस टॉपिक के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए चुप हो गया। जब वो चेयर पर बैठा तब महक ने उससे पूछा, आप सर के स्टूडेंट हो क्या? आपका मार्शल आर्ट्स बहुत पावरफुल है। आहान को उम्मीद नहीं थी कि एक 17 से 18 साल की लड़की उससे ऐसा सवाल इतना कैजुअली पूछ लेगी, जो भी कल रात को हुआ था। उसके बाद आहान उसका बड़ा रिएक्शन एक्सेप्ट कर रहा था, पर वो बहुत कूल थी। आहान ने कहा, हाँ मैं पावरफुल तो हूँ, मास्टर लेवल का नहीं हूँ, पर मार्शल आर्ट्स में मेरा बहुत नाम है। महक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ज्यादा टेंशन दिख रहे हो आप। उसके बाद दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। तब मोहिता ने कहा, मैं सर के पास जा रही हूँ, तुम महक को क्लासेस के लिए ड्रॉप कर देना। यह रही गाड़ी की चाबी। मोहिता ने चाबी आहान को दे दी। यह सुनकर आहान चौंक गया। उसने नहीं सोचा था कि मोहिता उसे ऐसा काम दे देगी। क्या आहान महक को ड्रॉप करने के लिए मान जाएगा? अगली सुबह मोहिता आहान को महक को उसकी क्लासेस के लिए ड्रॉप करने के लिए कहती है। आहान कुछ बोल पाता इससे पहले महक ने कहा, दीदी मैं अपनी क्लासेस चली जाऊंगी, किसी को मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। मोहिता ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। लास्ट टाइम भी तुम क्लासेस की जगह पर बंक करके घूमने चली गई थी, पर इस बार नहीं। महक रिक्वेस्ट करने लगी, दीदी प्रॉमिस इस बार क्लासेस के लिए जाऊंगी। मोहिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस पर भरोसा करूंगी? कल भी तुमने कहा था कि तुम 10 बजे आ जाओगी, और कितने बजे आई? आहान को याद आया कि जब उसने टाइम देखा था तब 11:30 से 12 बज रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। महक को चुपचाप देखकर मोहिता ने आहान से कहा, कार गैरेज में है। दोनों बहनों ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया था और ये फाइनल हो गया था कि महक को ड्रॉप करने के लिए आहान ही जाएगा। महक आहान को अजीब सी शक्ल के साथ घूर रही थी। उसने कहा, वियर्ड इंसान, चलो अब। इसके बाद दोनों कार में बैठ कर थोड़ी देर बाद महक ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? मैंने दीदी से पूछा पर उसने बताया नहीं। आहान ने कहा, अच्छा होगा कि तुम ये सवाल दोबारा अपनी बहन से ही पूछो। अगर उसने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बता सकता। महक ने कहा, तुम मेरी दीदी से डरते हो क्या? क्या तुम्हें वो पसंद है? आहान उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो जितनी छोटी थी उसकी बातें उतनी ही बड़ी थी। वो उसके साथ बैठकर उसकी पसंद नापसंद की बातें कर रही थी। आहान ने कहा, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ काम है कि मैं यहाँ आया हूँ। महक उसकी बात से सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने कहा, मुझे लगा कि आप उन्हें पसंद करते हो। एक्चुअली बहुत अजीब बात है
क्योंकि दीदी इतनी सुंदर है पर फिर भी उन्हें कोई पसंद नहीं करता। आहान को यह बात अजीब नहीं लगी। मोहिता की पर्सनैलिटी बहुत अलग थी। वो किसी से बात नहीं करती थी और उसका एटीट्यूड भी बहुत अलग था। ऐसे में किसी लड़के का उससे बात करना बहुत मुश्किल था। पर अब वो बहुत क्यूरियस हो गया था और अपने बारे में बता सकती थी। उसने पूछा, तो तुम दोनों सर को कैसे जानती हो? महक ने कहा, पैसों की वजह से हमारे पेरेंट्स पर बहुत कर्जा था। वो पैसे लौटा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया और जिन्हें पैसे लेने थे उन्होंने हमें पकड़ लिया। हमारे पास सर के पास आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आहान हैरान था। कल मोहिता ने भी उसे यही कहानी बताई थी और उसने ये भी जता दिया था कि ये सच नहीं था। आज महक भी वही बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहिता की कौन सी बात सच थी। उसने पूछा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? महक ने कहा, आप समझ गए। जब भी दीदी बोलती है तो बाकी लोग तो इस बात को सच मान लेते हैं। आपको कैसे समझ आया है कि ये झूठ है? आहान हैरान हो गया था। उसे सच में नहीं लग रहा था कि मोहिता और महक उससे झूठ बोलेंगी और वो इस बात को एक पल के लिए भी सच मान लेगा। आहान ने पूछा, फिर तुम दोनों यहाँ कैसे आई? महक ने नाम इससे रिलाए, मैं नहीं बता सकती। महक ने नाम सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो दीदी नाराज हो जाएगी। उन्होंने बताने से मना किया है। वो ये बात जितना टाल रही थी, आहान को जानने की उतनी ही उत्सुकता हो रही थी। उसने कहा, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो क्या हो जाएगा? महक ने कहा, लेकिन वह ज्यादा नहीं बोली और उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो बेचैन हो गई थी। अगर आहान उससे और सवाल करता तो शायद वो रोने लग जाती। यह देखकर आहान ने भी कोई और सवाल नहीं पूछा। वो बस ड्राइव कर रहा था और महक उसे रास्ता बता रही थी। कुछ देर बाद में वो उसके इंस्टीट्यूट पहुंच गया था। जैसे ही कार रुकी, महक ने कहा, मुझे क्लासेस अटेंड नहीं करनी। आप मुझे बाहर घूमने ले जाओगे प्लीज? वो कार से उतरना नहीं चाहती थी और आहान उसे घुमाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें अपनी बहन से डर नहीं लगता? वो इस मामले को लेकर काफी सीरियस है। अगर उसे पता चला तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। महक ने भी मोहिता के बारे में सोचा। उसे याद आया कि अगर ऐसा हो गया तो उसे बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए उसने बंक का प्लान कैंसिल कर दिया। वो अपनी बहन को गुस्सा नहीं दिला सकती थी। बिना मन के वो कार से नीचे उतर गई। आहान मुस्कुराया। उसे लगा कि ये लड़की बहुत क्यूट है। उस इंस्टीट्यूट ड्रॉप करने के बाद आहान वहां से निकलने के बाद आहान एक टपरी पर गया और उसने अपने लिए चाय मंगवाई। वो कुछ देर अकेले बिताना चाहता था। अचानक से किसी ने आहान से कहा, तुम यहाँ? आहान ने सरप्राइजली देखा। उसके सामने रीवा खड़ी थी, जो उसे कुछ दिन पहले पार्क में मिली थी। उसने ध्यान से देखा और जब कंफर्म हो गया कि वो वही थी, तब उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? उसने अपने हाथ में जो बैग था वो दिखाया और कहा, कुछ स्पेशल खरीदने आई थी। आहान जानने के लिए बेताब हो रहा था कि क्या था, पर वो बैग ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसलिए उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने पूछा, तुम मुझे बता सकती हो इसमें क्या है? रीवा ने स्माइल की और ना में गर्दन हिला दिया और कहा, समथिंग स्पेशल फॉर समवन स्पेशल। मैं इसे किसी को नहीं बता सकती। आहान ने सोचा कि शायद इस लड़की को फिर से कोई पसंद आ गया है और वो उसके लिए गिफ्ट लेकर जा रही है। उसने स्माइल की और कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, पर इस बात का ध्यान फिर किसी को बेवकूफ मत बन जाना। रीवा हैरान हो गई। उसे नहीं लगा था कि आहान को समझ आ जाएगा कि वो क्या सोच रही है, पर फिर भी उसे आहान की बात का बुरा नहीं लगा। वो जानती थी कि उसने उसे जो भी बोला था बहुत जेन्युइनली बोला था। उसने कहा, मैं ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद बात करने के बाद रीवा वहां से चली गई। आहान भी अपनी चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद जब वो डस्टबिन में कप फेंकने गया तब वहां पर कोई आया और उसने पूछा, आप आहान रायजादा हो? आहान ने उस आदमी की तरफ देखा जो उससे बात कर रहा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और वो आंखों में सनग्लासेस लगाए हुए था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे वो किसी का पर्सनल बॉडीगार्ड था। आहान ने पूछा, आप कौन हो? आहान के इस सवाल से उस आदमी को कंफर्म हो गया था कि वो आहान रायजादा ही है। उसने आहान के सवाल का जवाब दिया, बल्कि कॉलर पर लगे अपने
माइक्रोफोन पर कहा, आई एम इन। आहान अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। इस बॉडीगार्ड में ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा ताकत थी और उसका स्टेटस भी और लोगों से अलग था, पर उसे डर नहीं था कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा। वो बॉडीगार्ड सामने से सिग्नल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सामने से सिग्नल आया, वो आहान से बात करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, सॉरी मिस्टर आहान, आप मुंबई आए हैं और हमें कुछ तैयारी करनी पड़ी। यह आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए है। आहान ने उसे देखा और कहा, हमारी सेफ्टी के लिए मतलब क्या है? और आहान ने थोड़ा गंभीर आवाज में कहा, तो आप उनसे क्या चाहते हैं? बॉडीगार्ड ने कहा, आप परेशान मत हो, हम आपके दुश्मन नहीं हैं और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें तो बस आपसे किसी के बारे में कुछ बात करनी है। आहान ने हैरानी से कहा, आपको मुझसे किसके बारे में बात करनी है? बॉडीगार्ड ने कहा, मिस्टर धनंजय के बारे में। धनंजय का नाम सुनते ही आहान की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? और उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, हम एक ग्रुप हैं जो मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहते हैं। आप भी बहुत वक्त से मार्शल आर्ट के स्टेज पर अटके हुए हैं ना? आपको नहीं पता कि ये एक दिन आप भी उस लेवल को पार करके ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। आहान के पास उनकी आइडेंटिटी गैस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जान गया था कि अगर ये लोग मार्शल आर्ट्स और ग्रैंड मास्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो कोई ऑर्डिनरी लोग ही थे। उसने उनके सवाल का जवाब दिया, आप प्राइस में गए थे, आप सीक्रेट स्टेज में गए थे और वहां से कुछ लेकर आए हो। वो जगह हमेशा से रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने वाली जगह रही है, पर मुझे लगता है कि आप अब तक वो रिस्ट्रिक्शंस तोड़ नहीं पाए। फिर आहान ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसने स्माइल किया और कहा, हमने भी ऐसा ही सोच लिया था और आपने कन्फर्म भी कर दिया। अगर मैं डायरेक्टली पूछ लेता तो शायद आपने ही बताते। आहान हैरान था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। तो उस आदमी ने कहा और आहान के एक्सप्रेशन देखे और मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने कहा, पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम मिस्टर धनंजय को बहुत वक्त से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी मौत के बाद हम उन पर कुछ टेस्ट कर सकते हैं। आहान ने कहा, आपको लगा कि मैं इसके लिए मना कर दूंगा, इसलिए आप मुझसे बात करने के लिए यहाँ आए हो? उसने कहा, हमारा मकसद यही था। हमें उम्मीद है कि आप मान जाओगे। ऑब्वियसली हमसे ए फेवर ऐसे ही नहीं लेंगे। अगर हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई पुरानी रिसर्च जाननी है तो हम वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वो बहुत पोलाइटली सारी बातें बोल रहा था, पर ये मामला धनंजय का था। आहान उसे कोई टेस्ट करने नहीं दे सकता था क्योंकि उनके मरने के बाद ऐसा करना उनकी इंसल्ट होती। हालांकि वो भी जानता था कि उन्हें उस रिसर्च से क्या मिलने वाला था। रिसर्च की वजह से उसके दिमाग में जो भी हजारों सवाल थे वो खत्म हो सकते थे, पर जब वो अपने और धनंजय के रिश्ते के बारे में सोचता तब वो उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकता था। उसने कहा, सॉरी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। वो आदमी ये बात सुनकर डिसअपॉइंटमेंट हो गया और उसने चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने कहा, मैं आपको फैसला लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अभी तो मिस्टर धनंजय की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, इसलिए आपके पास बहुत वक्त है। आप आराम से सोचकर जवाब दे सकते हैं। आखिरकार ये सब पूरे मोशन के साथ ही होना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया। आहान वहीं खड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। क्या आहान धनंजय पर टेस्ट करने के लिए मान जाएगा? इसके बाद उनके पास एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि वो धनंजय को जानता था कि वो कैसा था और वक्त मिलने के बाद भी क्या फैसला होगा। वो भले ही अंदर से बहुत नर्म था, पर वो यह कभी नहीं दिखाता नहीं था। उसके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कभी जरूरी नहीं था। यह उनकी जीने का तरीका था। उसे सिंपल और सुलझी हुई लाइफ जीना पसंद था। धनंजय की मौत के बाद वैसे भी उनका अस्तित्व खत्म होने वाला था। सब उन्हें भूल जाते और उनकी इज्जत के बारे में आम लोग नहीं सोचते। उसने सोचा कि मरे हुए शरीर से ज्यादा वैल्यू उस रिसर्च की होगी जो वो लोग धनंजय पर करने वाले थे। जैसे ही आहान के मन में एक ख्याल आया, उसने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अपने आप से कहा, आहान, ये सब सोचना बंद करो। अगर तुम इसके बारे में सोचते रहोगे तो
कहीं तुम सच में धनंजय सर के ऊपर होने वाले टेस्ट के लिए मान न जाओ। जब आहान के मन में ये सारी बातें चल रही थी तब मुंबई की एक बिल्डिंग में एक आदमी स्विमिंग पूल के पास खड़ा था और फोन पर बात कर रहा था। उसका शरीर बहुत मस्कुलर था और वो भी कोई फाइटर लग रहा था। फोन रखने के बाद वो एक लड़की के पास गया जो दूर बेंच पर लेटी हुई थी और उसने उससे कहा उसने मना कर दिया है। ये सुनकर उस लड़की ने कहा तुम ये पहले से ही नहीं जानते थे क्या? मना कर दिया है तो मैं उससे फाइट करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। उस लड़की ने अपने सनग्लासेस नीचे किए और उससे उस लड़के को घूरा और कहा तुम उसे हरा नहीं पाओगे। ये बात सुनकर उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे वो लड़की उसके मुंह पर इंसल्ट कर रही थी। उसने गुस्से में कहा अभी तक हमारे बीच कोई फाइट नहीं हुई है और तुम कह रही हो कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। कम से कम फाइट होने तो दो। उस लड़की ने स्माइल किया और कहा मैं जानती हूँ तुम उसे हरा नहीं पाओगे। उस लड़के ने गुस्से में कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझसे शर्त लगाओ। अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर तुम एक रात मेरे साथ बिताओगी। ये बात बोलते बोलते उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी और उसने कहा अगर तुमने उसे हरा दिया तो एक रात क्या, तुम जिंदगी जितनी रातें बोलो मैं तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। और मैं जानती हूँ तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बल्कि उसके साथ फाइट में जिसकी मौत होगी वो तुम होगी। ये सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा हो गई तुम्हारी बकवास, इंतजार करो उस वक्त का जब मैं उसे हराऊंगा। इतना बोलने के बाद वो स्विमिंग पूल में कूद गया और वो लड़की फिर से आराम करने लगी। उसने उस लड़के की बातों को सीरियसली नहीं लिया। मोहिता जब वापस घर आई तब आहान सोफे पर सोया हुआ था। उसने आने की आहट से उसकी आंख खुल गई और वो सोफे पर बैठ गया। ये देखकर मोहिता ने कहा सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। आहान ने कैजुअली हाथ हवा में हिलाया और कहा मैं गहरी नींद में नहीं था। कोई बात नहीं। सर कैसे हैं? मोहिता ने कहा उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने पहले कभी उन्हें ऐसी कंडीशन में नहीं देखा है। इसके बाद उसने सामान टेबल पर रखा और आहान के पास जाकर बैठ गई। उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो कुछ भी ढंग से किसी सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं और बस एकटक किसी चीज को घूरते रहते हैं। मैंने उनसे इतने सवाल किए पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उनकी मदद कैसे करूँ। आहान भी जानता था कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा शायद सर को भी पता चल गया है कि उनका वक्त आने वाला है। उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत शान से जी है। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। उन्हें अपनी लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं है और यही सबसे बड़ी बात है। मोहिता अभी भी चुप थी। आहान ने इन बातों से उसके मन की चिंता कम होने वाली नहीं थी, पर वो जानती थी कि वो कुछ ही भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो डिनर बनाने के लिए किचन में चली गई। 2 दिन बहुत शांति से गुजर गए। आहान को इतने शांत दिनों की आदत नहीं थी, इसलिए उसके मन में एक अलग सी फीलिंग थी। एक शाम कोई आहान से मिलने के लिए वहां पर आया। आहान दरवाजे पर खड़ा था जिसने कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ आहान को हराने की शर्त लगाई थी। आहान ने उसे देखकर पूछा कौन हो तुम? इस पर उस लड़के ने कहा मेरा नाम प्रेरक है, मिस्टर आहान रायजादा। उसने जिस तरह आहान का नाम लिया था ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानता था और वो जैसे जताना चाहता था कि वो उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ उससे मिलने और उसकी पास्ट के बारे में जानता हो। आहान ने कहा आजकल सर की वजह से मुझे बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। तुम्हें अगर सर के बारे में बात करनी है तो हम कहीं और चलकर बात करते हैं। यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब वो लड़का वहाँ आया तब आहान को उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट और गुस्सा नजर आ गया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो दोनों बहनों और धनंजय को सर को कोई प्रॉब्लम हो। प्रेरक ने कहा ठीक है। वो जान गया था कि आहान उसकी मंशा समझ गया है। अब वो उसके साथ डील करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड था। प्रेरक को स्मार्ट लोगों के साथ बहुत मजा आता था क्योंकि उन्हें हर बात समझानी नहीं पड़ती थी। उसे ये स्मार्ट लोग कम पसंद भी थे क्योंकि यही लोग फाइट करना कम पसंद करते थे।
वो लोग उस एरिया के आगे एक जगह पर आ गए। वो वहाँ की धोबी घाट था। लोगों के पास अब वॉशिंग मशीन थी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग कपड़े धोने नहीं आते थे, पर फिर भी कुछ लोग वहाँ पर वक्त वक्त पर आते रहते थे। अभी भी वहाँ पर कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। आहान ने पूछा, तुम अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स यूज करना चाहते हो? तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। तुम मेरे यहाँ आने का कारण सिर्फ मेरा चेहरा देखकर ही समझ गए। ऐसे लोगों से डील करने में मुझे बड़ा मजा आता है। आहान ने कहा, अगर तुम जानते हो कि मैं इतना स्मार्ट हूँ तो फिर तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता ही होगा। प्रेरक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक मार्शल आर्ट्स की कन्वर्टिंग फोर्स पर हो। तुमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हराया है, बहुत सारे सीनियर्स जो कि फेमस थे उन्हें भी हराया है, कुछ मर गए। प्रेरक आहान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानता था। आहान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अगर यह सब जानने के बाद भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि तुम उन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल हो। प्रेरक ने पहले कभी उन लोगों से फाइट नहीं की थी जिनको आहान ने हराया था। अगर वो ऐसा कर लेता तो शायद आज वो आहान के सामने नहीं होता। उसने कभी उन्हें हराया नहीं था और आहान ने उनमें से बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इसलिए प्रेरक उसने कहा, मैंने कभी उनमें से फाइट नहीं की है, इसलिए मैं स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर मैंने तुमसे फाइट की तो मैं हारूंगा नहीं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। वो चाहता था कि प्रेरक पीछे हट जाए और वो तो फाइट करने के लिए तैयार था। वो कोई मार्शल आर्ट्स मैनियक लग रहा था। आहान ने कहा, मतलब आज हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। प्रेरक ने कहा, आज तो फाइट होकर ही रहेगी। आहान ने सिर्फ ये कहा, क्या सच में कोई और तरीका है? मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे तुम्हारी रिसर्च में भी बहुत इंटरेस्ट है। अगर आज हमारे बीच में फाइट हुई तो आगे कुछ भी हो सकता है। आहान उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो फाइट से मना कर दे। प्रेरक ने कहा, पहले तुम मुझे पसंद थे पर अब तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। फाइट तो होकर रहेगी। आहान ने पूछा, क्यों? अब मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ? प्रेरक ने कहा, क्योंकि अब तुम मुझे डरपोक, फटीचर और निकम्मे लगते हो जो फाइट से डर रहा है। इतना बोलने के बाद उसने आहान पर एम किया। उसने उसके छाती पर जोर से पंच मारा। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही बार में आहान की जान लेना चाहता हो। आहान ने ऐसा होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि उसके हिसाब से उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। पर अब जब प्रेरक ने अटैक कर दिया था तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने तुरंत प्रेरक उस पर अटैक करता जा रहा था, पर आहान के लिए उन्हें डॉज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अपने हर अटैक को फेल होता है देख प्रेरक ने उसे प्रोवोक करने के बारे में सोचा। उसने कहा, इतना क्यों डर रहे हो? सीधा सीधा अटैक क्यों नहीं करते? तुम्हें नहीं लगता कि डॉज करने से कुछ नहीं होने वाला? आहान मुस्कुराया और उसने कहा, तुमने तो पहले ही कह दिया था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, फिर मैं क्यों अटैक करूँगा? मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, इसलिए बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और प्रेरक वहाँ से जाने वाला नहीं था। वो बहुत गुस्से में था और किसी भी तरह आहान को हराना चाहता था। उसने उस लड़की की शर्त भी लगाई हुई थी। आहान समझ गया था कि अब वो मानने वाला नहीं था, उससे लड़कर ही दम लेगा। आहान ने भी अब डॉज करना छोड़ दिया था। उसने सोचा कि वो अटैक करके इस मामले को यहीं खत्म कर देगा। उसने पहला मुक्का उसके शोल्डर पर मारा, जिसके बाद प्रेरक को ऐसा लग रहा था जैसे उसका कंधा डिस्लोकेट हो गया था और वो बहुत दर्द में था। ये तब हुआ था जब आहान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रेरक जानता था कि अगर आहान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया होता तो फिर वो जमीन पर पड़ा नजर आता। उसे सबक सिखाने के लिए आहान ने उसे 4-5 लगातार लाते मुक्के मारे। जब उसने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी तो वो रुका और प्रेरक से दूर गया। उसने कहा, यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने लोगों से कह देना कि सर के मरने के बाद क्या होगा ये मैं डिसाइड करूँगा और तुम लोग क्या करना चाहते हो ये मैं भी पता लगा लूँगा। उसकी ये बोलने के बाद प्रेरक ने कुछ नहीं कहा, बस उसने आहान को घूरा और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ मोहिता आई और उसने पूछा वो कौन था। मोहिता वहाँ से कैसे आ गई थी? आहान मोहिता से क्या कहेगा?
तब वहाँ मोहिता आती है। मोहिता ने वहाँ आकर आहान से पूछा वो कौन था। उसे देखकर आहान हैरान हो गया था। उसे ने चिंता जताते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिता ने कहा, मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ बाहर आते हुए देखा, इसलिए मैं पीछे पीछे आ गई। मुझे डर था तुम्हें कुछ हो ना जाए, पर तुम्हारे मार्शल आर्ट स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं। यह आदमी कौन था? आहान ने कहा, पता नहीं, मैं इतना जानती हूँ कि अब वो वापस नहीं आएगा। मोहिता ने कहा, वो वापस आना भी नहीं चाहिए। अगर सर के टेस्ट में डिस्टरबेंस हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आहान उसे बहुत कंफ्यूजन से देख रहा था। उसने अभी उससे फाइट करते हुए देखा था, पर फिर भी वो ऐसा बोल रही थी। उसने मन में सोचा, क्या मोहिता कोई मार्शल आर्टिस्ट है और क्या वो बहुत पावरफुल है? आहान जब तक ये सोच रहा था तब तक वो वहां से चली गई थी। उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। वो पीछे चला गया। धनंजय की हालत बस से बदतर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई हो। एक बार जीने की इच्छा खत्म हो जाए तो फिर शरीर भी साथ नहीं देता। जब भी मोहिता धनंजय से मिलने जाती थी, वो पहले से ज्यादा थके हुए होते थे। उनका शरीर और मन दोनों ही उनका साथ नहीं दे रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी अब उनकी सांसें उनका साथ नहीं दे रही थीं। वो चेयर का सहारा लेकर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उनकी सांसें रुक गईं और वो इस दुनिया से चले गए। कुछ देर बाद मोहिता वहां आई तो उसे लगा कि धनंजय सो रहे हैं। उसने अलमारी से चादर निकाली। जब वो उन्हें ओढ़ाने गई तो उससे पता चला कि उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। यह एहसास होते ही उसके हाथों से चादर नीचे गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस उनके सामने बेसुध खड़ी रही। ना उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और ना ही वो कुछ रिएक्शन दे पा रही थी। बहुत देर के बाद वहां खड़े रहने के बाद उसने धनंजय को चादर उड़ाई और वहां से निकल गई। जब वो अपने रूम में जाने लगी तो उसने देखा कि आहान लिविंग रूम में बैठा बुक पढ़ रहा था। जब वो आहान वहां आई तब उसने आहान की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया था कि धनंजय अब इस दुनिया में नहीं रहे। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस बुक रखकर मोहिता के पास आ गया। उसने कुछ बोले बिना ही उसे हल्के से हक कर लिया। मोहिता ने भी उसे दूर नहीं किया। इस वक्त वो किसी का साथ चाहती थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को हक करके खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। आहान को लगा जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती थी। वो भी कुछ कहना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या बोले जिससे उसके दिल का दर्द कम हो। उसने सोचा कि कुछ भी ना बोलना ही बेहतर है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को हक किए ऐसे ही खड़े थे। थोड़ी देर के बाद मोहिता उससे दूर होकर बोली, मैं ठीक हूँ, क्या तुम सब कुछ अरेंज करने में मेरी मदद करोगे? आहान जानता था कि वो धनंजय के अंतिम संस्कार के बारे में बात कर रही है। अब सब कुछ उन दोनों को ही करना था। मोहिता के लिए सब कुछ वैसे भी बहुत मुश्किल था, इसलिए आहान उसे कुछ भी करने नहीं दे सकता था। उसने कहा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। दोनों धनंजय के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए और शमशान से वापस आने के बाद वो बहुत थक चुके थे। आहान मोहिता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दोनों बहनों को खिचड़ी बनाई और उन्हें खिलाकर सुला दिया। फिर वो खुद भी अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन उनके घर पर कोई आया। उसके आगे एक लड़की चल रही थी और उसके पीछे प्रेरक था, जिसे आहान ने कुछ वक्त पहले ही बुरी तरह से हराया था। जब मोहिता ने उन्हें देखा तो उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि आहान उन्हें हैंडल कर लेगा। वो धनंजय की तस्वीर के पास बैठ गई और उस पर माला लगाने लगी। आहान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे ऐसे देखकर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम गुरलीन है। हम यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं बल्कि मिस्टर धनंजय की आत्मा की शांति के लिए आए हैं। और फिर वो दोनों उनकी तस्वीर के आगे सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। आहान ने कहा, यह ठीक है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह तो मेरी पावर को अच्छे से जानता है। गुरलीन ने कहा, ऑफ कोर्स, हम आपकी पावर्स और स्ट्रेंथ को अच्छे से जानते हैं। हम यहाँ कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। यह सुनकर आहान ने कुछ नहीं कहा और उन्हें अंदर आने दिया। दोनों धनंजय की तस्वीर के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कुछ देर बाद बैठने के बाद आहान के पास आ गए। गुरलीन ने कहा, मैं जानती हूँ कि बात करने के लिए सही वक्त नहीं है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या ये सब खत्म होने के बाद आप हमारे घर आएंगे? हम आपको दिल से इनवाइट करेंगे। आहान ने कहा, मैं जरूर आऊँगा और मुझे उम्मीद है कि
ये आप मुझे नाराज नहीं करेंगी। गुरलीन ने स्माइल किया और फिर प्रेरक के साथ वहां चली गई। 2 दिन बाद वहां वो लोग धनंजय की अस्थियां बहाकर वापस आ गए। दोनों बहनों की हालत बहुत खराब थी। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। आहान जब वो वापस आए तब मोहिता ने कहा, थैंक यू आहान, तुमने पिछले कुछ दिनों में जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आहान ने कहा, तुम इन सब के बारे में मत सोचो, मेरा फर्ज था। इस पर मोहिता ने कुछ नहीं कहा और महक तो इस मामले में कुछ बोलती ही नहीं थी। आहान ने कुछ सोचने के बाद पूछा, अब तुम दोनों क्या कर रही होगी? तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? आहान ने उन दोनों के बारे में नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि वो दोनों कहां से आई थी और उनका धनंजय के साथ क्या रिश्ता था। अब धनंजय की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो जानना चाहता था कि अब वो कहां जाएंगी। उसे डर था कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मोहिता ने कहा, हम यहीं रहेंगे, हमें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आहान अपने और मोहिता के रिश्ते के बारे में भी सोच रहा था। वो दोनों सिर्फ अभी मिले थे और बस दोस्त ही थे, इसलिए मोहिता के लिए उसे कुछ भी बताना कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं था। तो उसने प्लान के बारे में आहान को बताया, यह जरूरी नहीं था। डाइनिंग टेबल पर डिनर करते वक्त बहुत शांति थी। आहान ने कहा, सर का मैटर अब तो खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर मोहिता को अजीब लगा, पर उन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए वो उसे रोक भी नहीं सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान इतनी जल्दी जाना चाहेगा, पर उसने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। पर महक ने पूछा, आप जा रही हो? आहान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं मुंबई आया तो मेरा बस यहाँ 1-2 दिन रुकने का प्लान था, पर अब काफ़ी दिन हो चुके हैं। अगर मैं अभी नहीं गया तो बाकी काम रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर उसने कहा, ओ, ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती थी कि आहान वहाँ से जाए। ये देखकर आहान ने कहा, अगर मैं कभी यहाँ वापस आया तो आप दोनों के पास जरूर आऊँगा। ये बातें अक्सर सब बोलते थे जाने से पहले। ये बात बोलना शायद जरूरी होता था, पर कोई भी वापस मिलने नहीं आता था। सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं और कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। ये बात शायद लोगों के दिल को दिलासा देती है कि जो जा रहे हैं वो उनसे मिलने वापस आएंगे, पर ऐसा हो ही ये कोई जरूरी नहीं होता था। मोहिता ने कहा, तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मोहिता ने ये बात बहुत रूखी टोन में बोली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती थी कि आहान फिर कभी वहाँ पर वापस आए। आहान उसकी बात का मतलब समझता था। उसने पूछा, क्या हम फिर कभी वापस मिलेंगे? मोहिता ने हाँ में सिर हिलाया और अपना खाना खाने लगी। टेबल पर फिर से शांति थी। तभी घर की डोरबेल बजी। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। मोहिता उठी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक चाकू उसके पास आया। जो इंसान बाहर था उसका टारगेट मोहिता ही थी। आहान हड़बड़ा गया और तुरंत मोहिता के पास गया और उसने उसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था। अपने आप को बचाने के बाद मोहिता ने तुरंत अपने अटैकर का हाथ पकड़ लिया था और उसे मोड़कर उसके हाथ से चाकू गिरा दिया था। आहान ने उसे बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत साधारण सा आदमी लग रहा था। अगर वो रोड पर चल रहा होता तो कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। आहान मोहिता की मदद करना चाहता था, पर उससे पहले ही मोहिता ने उस आदमी को लात मारकर घर से बाहर फेंक दिया था। आहान उसके पीछे जाने वाला था, पर मोहिता ने उसे रोका और कहा, कोई जरूरत नहीं है। आहान वहीं रुक गया। वो आदमी उठकर वहीं से भाग गया। जब आहान ने उसे भागते हुए देखा तब उसने मोहिता से पूछा, तुम उसके पीछे क्यों नहीं भाग रही हो? वो कौन था? उसने तुम पर अटैक क्यों किया? मोहिता ने कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आहान मोहिता की मदद करना चाहता था, पर वो नहीं कर सकता था। ये मामला उसके लिए सीक्रेट था और अगर वो उससे ये बात शेयर नहीं करना चाहती थी तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। पर जब अब उसे यकीन हो गया था कि मोहिता कोई सिंपल लड़की नहीं थी, आहान को फिक्र करने की और वापस कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो कहता है कि वो वापस जरूर आएगा, पर मोहिता को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। तभी सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन वो इसके बारे में फिर से पूछने वाला था, पर अगर मोहिता ने कोई जवाब नहीं दिया था तो फिर वो इस बारे में कभी बात नहीं करेगा। सीधी रात को बाहर बहुत हलचल हो रही थी। आवाज़ सुनकर आहान उठ गया और बाहर आया।
उसने देखा कि सोफे पर वो अटैकर बैठा हुआ था और उसके सामने मोहिता खड़ी हुई थी। उस आदमी ने कहा, जानता था कि तुम मेरे आने का इंतजार कर रही थी। आहान ने मोहिता को देखा, उसे भी लग रहा था कि शायद वो उसका इंतजार कर रही थी। मोहिता ने उसे कहा कि ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, इस बार मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगी और तुम्हारी जान ले लूंगी। मोहिता बहुत सीरियस और गुस्से में बोल रही थी। वो इंसान कौन था और क्या उसका मोहिता के साथ कोई रिश्ता था? सो गाइस, आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी एंड जो भी चीज़ें होंगी सच में मज़ा आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट कर देना। एंड तब तक के लिए बाय बाय। सच में गाइस, मज़ा आ जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।